इजी ट्रेडिंग इन इन्वेस्टिंग विद मान थापा में आपका स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्रक पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम्म। ये किताब एक अच्छी जिंदगी जीने का एक बिल्कुल उल्टा, एक काउंटर इंट्यूटिव नजरिया पेश करती है। हम्म। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हम हर छोटी मोटी फ्लक्चुएशन पे, है ना, हाँ। हर लाल और हरे टिक पर फक देते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये किताब हमें सिखाएगी कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के तौर पर किन चीजों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। बिल्कुल। और किताब की शुरुआत ही एक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है हम्म, जो इस उल्टे नजरिए को परफेक्टली सेट करती है। चार्ल्स बुकॉफ्स्की की कहानी। अच्छा। हम्म, बुकॉफ्स्की मतलब एक शराबी, जुआरी, औरतों के पीछे भागने वाला, कर्ज में डूबा हुआ, बेसिकली हर बुरी आदत वाला इंसान था। हम्म, उसका एक ही सपना था, एक लेखक बनना। लेकिन दशकों तक उसकी लिखी हर चीज को हर मैगजीन, हर पब्लिशर ने रिजेक्ट किया। उसका काम घटिया, अश्लील और घिनौना बताया गया। ये तो मतलब किसी भी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। सालों का रिजेक्शन। बिल्कुल। लेकिन फिर 50 साल की उम्र में, जब वो पोस्ट ऑफिस में एक मामूली क्लर्क की नौकरी कर रहा था, एक छोटे से इंडिपेंडेंट पब्लिशर ने उस पर दांव लगाया। और वो दाव कामयाब हो गया। हाँ, उसने 6 नॉवल और सैकड़ों कविताएं लिखी और उसकी 20 लाख से ज्यादा किताबें बिकीं। वाओ। तो हम सब ऐसी नेवर गिव अप वाली कहानियों से यही सीखते हैं कि उसने कभी हार नहीं मानी, वो कोशिश करता रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि बुकॉस्की की कबर पे लिखा है, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो। हाँ, कोशिश मत करो। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ से क्या लेना देना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये कोशिश मत करो, इसका मतलब क्या है? अगर उसने कोशिश नहीं की तो वो कामयाब कैसे हुआ? ये तो विरोधाभासी लगता है। यही यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। मैनसन समझाते हैं कि बुकॉफ्स्की की कामयाबी का राज ये नहीं था कि उसने जीतने की बहुत कोशिश की, हम्म। बल्कि ये था कि उसे पता था कि वो एक लूजर है। हम्म। उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। वो अपनी नाकामियों से भागा नहीं, हाँ, उसने उन्हें गले लगाया हाँ, और फिर उसी के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखा। हम्म। उसने कभी वो बनने की कोशिश नहीं की जो वो नहीं था। ये बात बहुत गहरी है। मतलब उसने अपनी हार को ही अपनी ताकत बना लिया। ट्रेडिंग में भी तो यही होता है ना? बिल्कुल। जो लोग अपनी लॉसेस और गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। एग्जैक्टली। जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स का शो ऑफ करते हैं, वो अक्सर सबसे पहले वाइप आउट होते हैं। हाँ। और यहीं पर आप देखिए, आज की जो सेल्फ हेल्प कल्चर की प्रॉब्लम है वो सामने आती है। हाँ। हमें हर तरफ से, हर सोशल मीडिया फीड पर यही सुनने को मिलता है, बी हैप्पियर, बी स्मार्टर, बी रिचर, बी द बेस्ट। राइट। ये पॉजिटिव बने रहने का जुनून असल में बार बार हमें हमारी कमियों की याद दिलाता है। जैसे कोई सच में अमीर औरत ये साबित नहीं करती फिरती कि वो अमीर है, वो बस होती है। जो इंसान सच में खुश है, उसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं खुश हूं, वो बस खुश होता है। हाँ, किताब में से द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहा गया है। ये मुझे मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगा, खासकर ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। आप एक लॉस को लेकर एंग्शियस महसूस करते हैं, फिर आप एंग्शियस होने के लिए एंग्शियस होने लगते हैं कि हे भगवान, मैं डर रहा हूं, मैं जरूर गलत फैसला लूंगा। बिल्कुल। आप गुस्सा होने पर गुस्सा होने लगते हैं। ये एक दुष्चक्र है। नर्क का दुष्चक्र। हाँ, मान लीजिए आपका 50,000 का लॉस हो गया। अब आप उस लॉस से परेशान हैं, लेकिन फिर आप इस बात से और परेशान हो जाते हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। राइट। कि मुझे तो इमोशनलेस होना चाहिए था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे रिएक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली। अब आपके पास दो प्रॉब्लम्स हैं, एक लॉस और दूसरा उस लॉस पर आपका इमोशनल रिएक्शन। और फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। और सोशल मीडिया इसे 1000 गुना बदतर बना देता है। आप अपने लॉस पर दुखी हैं और तभी आपको इंस्टाग्राम पर किसी का 10 लाख के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिख जाता है। आपको लगने लगता है कि आप में ही कोई कमी है। हाँ, तो इस लूप को तोड़ने का तरीका क्या है? इसका तोड़ है नॉट गिविंग अ फक। ये एक्सेप्ट करना कि दुनिया और मार्केट दोनों फक्ड अप है और ये ठीक है। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, लॉसेस, ये सब गेम का हिस्सा है। जब आप बुरा महसूस करने के लिए बुरा महसूस करना बंद कर देते हैं, तो आप उस लूप को तोड़ देते हैं। मतलब आप खुद से कहते हैं, ओके, आई फील लाइक शिट बिकॉज ऑफ दिस लॉस, बट हु गिव्स अ फक? इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बस, और यहीं से बदलाव शुरू होता है।
ये फिलोसोफर एलन वॉट्स के बैकवर्ड्स लॉ जैसा है। द बैकवर्ड्स लॉ, ये क्या है? द बैकवर्ड्स लॉ कहता है जितना आप अच्छा महसूस करने के पीछे भागेंगे उतने ही असंतुष्ट होते जाएंगे। क्योंकि किसी चीज के पीछे भागना इस बात को पक्का करता है कि वो आपके पास नहीं है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है कि आप जितना प्रॉफिट के पीछे भागेंगे उतना ही डेस्परेशन में ओवर ट्रेड करेंगे और लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स लेने पर, अपने सिस्टम को फॉलो करने पर, तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। दर्द को स्वीकार करने से ही आप उसे पार कर पाते हैं। ठीक है, तो नॉट गिविंग अ फक का मतलब है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस के बारे में नेगेटिव फील करना बंद कर दें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उदासीनता या इंडिफरेंस नहीं है। तो फिर क्या है? यहीं पर इस फिलॉसफी की बारीकियां, सटल्टीज सामने आती हैं। किताब इसके 3 सटल्टीज बताती हैं। अच्छा। पहली सटल्टी यही है, नॉट गिविंग अ फक डज नॉट मीन बीइंग इनडिफरेंट, इट मीन्स बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग डिफरेंट। आपको किसी न किसी चीज की परवाह तो करनी ही पड़ती है। सवाल ये है कि आप किन चीजों की परवाह करना चुनते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स के रास्ते में आने वाली फालतू की मुश्किलों की परवाह नहीं करते। जैसे अगर एक वैल्यू इन्वेस्टर का गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना, तो उसे शॉर्ट टर्म मार्केट करेक्शंस या मीडिया के डेली नॉइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रिसाइसली, उसे भीड़ से अलग होने में कंफर्ट महसूस करना होगा। राइट। अब आते हैं दूसरी सटल्टी पर। मुश्किलों की परवाह ना करने के लिए आपको पहले किसी ऐसी चीज की परवाह करनी होगी जो उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा क्यों नहीं है, तो आप हर छोटे कैसे पर अटकते रहेंगे। बिल्कुल। किताब में एक बूढ़ी औरत का उदाहरण है जो 30 सेंट के कूपन के लिए ग्रोसरी स्टोर के कैशियर पर चिल्ला रही है। हाँ, वो इतनी छोटी सी बात पर इतनी परवाह क्यों कर रही है? क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में उस कूपन से ज्यादा जरूरी, उससे ज्यादा एक्साइटिंग कुछ है ही नहीं करने को। वाओ! तो अगर हम खुद को हर छोटी मोटी मार्केट न्यूज पर परेशान पाते हैं तो शायद हमारे पास एक सॉलिड फाइनेंशियल गोल ही नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं पर तीसरी सटल्टी आती है कि ये सब एक चॉइस है। एकदम सही। तीसरी सटल्टी ये है कि आप हमेशा चुन रहे होते हैं कि किस चीज की परवाह करनी है। वी आर ऑलवेज चूजिंग व्हाट टू गिव अ फक अबाउट। उम्र और अनुभव के साथ हम सीखते हैं कि कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं। इसे मैच्योरिटी कहते हैं। एक मैच्योर इन्वेस्टर अपने फक्स को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार के भविष्य, इन सब चीजों के लिए बचा कर रखता है, ना कि डेली पीएनएल स्टेटमेंट के लिए। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये किताब हैप्पीनेस के हमारे कन्वेंशनल आइडिया को ही चैलेंज कर रही है। और अगला बड़ा आइडिया तो यही है, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। हाँ, ये सुनने में और भी अजीब है। इसे समझाने के लिए बुद्ध की कहानी बताई गई है। हाँ, एक राजकुमार जिसे हर दुख से दूर रखा गया ताकि वो हमेशा खुश रहे। उसे दुनिया की सारी दौलत, सारे ऐशो आराम दिए गए, पर वो फिर भी दुखी था। उसे हर चीज खाली और बेमतलब लगती थी। फिर उसने सब कुछ त्याग दिया, सालों तक एक भिखारी की तरह रहा, दुख को गले लगाया, तब भी उसे ज्ञान नहीं मिला। तो उसे एहसास क्या हुआ? उसे एहसास हुआ कि जिंदगी अपने आप में ही एक तरह का दुख है। सफरिंग इज अ बायोलॉजिकल कांस्टेंट। मतलब इससे बचा नहीं जा सकता? नहीं। अमीर अपने पैसे को खोने के डर से दुखी है, गरीब पैसे न होने की वजह से दुखी है। दर्द और नुकसान जिंदगी का हिस्सा है और उनसे बचने की कोशिश बेकार है। खुशी कोई इक्वेशन नहीं है जिसे सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल नहीं। असंतोष और बेचैनी इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। यही हमें इनोवेट करने और आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। किताब में एक बहुत पावरफुल लाइन है कि दर्द बायोलॉजिकली यूजफुल है। जैसे पैर की उंगली में चोट लगने का दर्द हमें सिखाता है कि टेबल से बचकर चलना है, वैसे एक बड़ा ट्रेडिंग लॉस हमें रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सिखाता है। ये बदलाव लाने के लिए प्रकृति का तरीका है। और यहीं पर खुशी का असली राज छुपा है। खुशी समस्याएं न होने में नहीं है, बल्कि समस्याएं सुलझाने में है। हैप्पीनेस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। राइट। प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप, दे merely गेट एक्सचेंज्ड और अपग्रेडेड। हाँ, बिल्कुल, ये ट्रेडिंग जैसा ही है। एक नया ट्रेडर सोचता है कि अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल आ जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जब वो कैपिटल आ जाता है तो उसे मैनेज करने की, रिस्क कंट्रोल करने की,
पोजीशन साइजिंग की नई और ज्यादा बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। द प्रॉब्लम्स जस्ट गेट अपग्रेडेड। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपको ऐसी समस्याएं मिलती हैं जिन्हें सुलझाने में आपको मजा आता है। एग्जैक्टली अगर आपको अ गुड बिजनेस को एनालाइज करने, मार्केट ट्रेंड्स को समझने, इन समस्याओं को सॉल्व करने में मजा आता है, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। बिल्कुल। मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम से भागेंगे, तो आप प्रॉफिट से भी भागेंगे। एग्जैक्टली। अब आते हैं सबसे मुश्किल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। किताब कहती है यू आर नॉट स्पेशल। एक मिनट, यू आर नॉट स्पेशल, ये सुनने में तो बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है। हाँ, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि हर कोई यूनिक है, हर कोई खास है। क्या ये फिलॉसफी हमें मीडियोकर बनने के लिए नहीं कह रही? ये एक बहुत वैलिड रिएक्शन है। ये उस हर बात के खिलाफ है जो सेल्फ एस्टीम मूवमेंट ने हमें सिखाई है। पर मेंसन का तर्क है कि ये एवरीवन इज स्पेशल वाली जो सोच है, ये असल में एक एंटाइटलमेंट कल्चर बनाती है। मास मीडिया हमें हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की कहानियां दिखाता है। हमें लगने लगता है कि एक्सेप्शनल होना ही न्यू नॉर्मल है। और क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर मामलों में एवरेज ही होते हैं, ये हमें इनसिक्योर और डेस्परेट महसूस कराता है। हमें लगता है कि अगर हम करोड़पति नहीं बन रहे हैं तो हम लूजर हैं। बिल्कुल। एवरेज होने की हकीकत को स्वीकार करना पेनफुल है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। तो क्या एवरेज होना एक फेलियर है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि आप एवरेज रहें। पॉइंट ये है कि आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि आप अभी एवरेज हैं। अच्छा। असल में जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि वो पैदा ही एक्सेप्शनल हुए थे, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। और ये ऑब्सेशन इस गहरे विश्वास से आता है कि वो अभी ग्रेट नहीं है, वो अभी एवरेज है और उन्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। अपनी साधारणता को स्वीकार करना असल में आपको दबाव से आजाद करता है। और ये सब आखिर में हमारे वैल्यूज पर आकर टिक जाता है। किताब में कुछ शिटी वैल्यूज बताए गए हैं, जैसे प्लेजर, मटेरियल सक्सेस, ऑलवेज बीइंग राइट। हाँ, और स्टेइंग पॉजिटिव और ऑलवेज बीइंग राइट तो शायद ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक शिटी वैल्यू है। नो डाउट। ऑलवेज बीइंग राइट का मतलब है आप अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते। इसी चक्कर में लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनका ईगो कहता है नहीं, मार्केट गलत है, मैं सही हूँ। और एक छोटा मैनेजेबल लॉस एक कैटास्ट्रोफिक अकाउंट ब्लोइंग लॉस बन जाता है। बिल्कुल। प्लेजर भी एक शिटी वैल्यू है क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। मटीरियल सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा कमाना एक हद के बाद खुशी नहीं देता। तो अच्छे वैल्यूज क्या हैं? अच्छे वैल्यूज वो हैं जो रियलिटी बेस्ड, सोशली कंस्ट्रक्टिव और इमीडिएट एंड कंट्रोलेबल हों, जैसे ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन। और ये सब आखिर में हमारे वैल्यूज पर आकर टिक जाता है। किताब में कुछ शिटी वैल्यूज बताए गए हैं, जैसे प्लेजर, मटेरियल सक्सेस, ऑलवेज बीइंग राइट। हाँ, और स्टेइंग पॉजिटिव और ऑलवेज बीइंग राइट तो शायद ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक शिटी वैल्यू है। नो डाउट। ऑलवेज बीइंग राइट का मतलब है आप अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते। इसी चक्कर में लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनका ईगो कहता है नहीं, मार्केट गलत है, मैं सही हूँ। और एक छोटा मैनेजेबल लॉस एक कैटास्ट्रोफिक अकाउंट ब्लोइंग लॉस बन जाता है। बिल्कुल। प्लेजर भी एक शिटी वैल्यू है क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। मटीरियल सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा कमाना एक हद के बाद खुशी नहीं देता। तो अच्छे वैल्यूज क्या हैं? अच्छे वैल्यूज वो है जो रियलिटी बेस्ड, सोशली कंस्ट्रक्टिव और इमीडिएट एंड कंट्रोलेबल हों, जैसे ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब बेटर एब्स पाना नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है बेहतर वैल्यूज चुनना। बिकॉज व्हेन यू गिव बेटर फ्लक्स यू गेट बेटर प्रॉब्लम्स। एंड व्हेन यू गेट बेटर प्रॉब्लम्स यू गेट अ बेटर लाइफ। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे कोशिश ना करना असल में अपनी हकीकत को, अपनी नाकामियों को स्वीकार करना है।
कैसे खुशी समस्याओं को सुलझाने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। और कैसे ये मानना कि हम स्पेशल नहीं हैं, हमें असल में कुछ बेहतर करने के दबाव से आज़ाद कर सकता है। और ये सब इस एक बात पर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों को वैल्यू देना चुनते हैं। हम मार्केट में हर टिक की परवाह करते हैं या अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस की। हम हमेशा सही होने के ईगो को वैल्यू देते हैं या अपनी गलतियों से सीखने की ह्यूमिलिटी को। सही बात। तो आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी एक वैल्यू है जिसे हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लाइफ में पकड़े हुए हैं, जो शायद एक शिटी वैल्यू है, और अगर हम उसकी जगह कोई बेहतर वैल्यू चुने तो हमारी जिंदगी में बेहतर समस्या क्या हो सकती है। इस सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। AAA इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मान थापा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि बेहतर वैल्यूज कैसे चुनें और हमारी अपनी मौत की हकीकत के बारे में। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पर हमारी बातचीत का दूसरा और आखिरी हिस्सा है। पिछली बार हमने शुरुआती चैप्टर्स पर बात की थी। आज हम चैप्टर 5 से शुरू कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज चूजिंग। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि जिम्मेदारी लेना, ना कहना और अपनी असफलताओं को स्वीकार करना, ये सब कैसे एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाता है। और अंत में हम उस एक सच्चाई का सामना करेंगे जिसे हम सब टालते हैं, हमारी अपनी मृत्यु। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 5 का जो ये कोर आइडिया है कि हम हमेशा चुन रहे होते हैं, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन इसमें एक बात मुझे हमेशा उलझाती है। अगर किसी के साथ सच में कुछ बहुत बुरा होता है जो उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था, जैसे कोई गंभीर बीमारी या कोई एक्सीडेंट, तो क्या तब भी 100% जिम्मेदारी लेने का विचार, मतलब ये हमें और ज्यादा निराश नहीं कर देगा? थोड़ा क्रूर नहीं लगता ये? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और यहीं पर लेखक जिम्मेदारी और गलती के बीच का जो फर्क है उसे साफ करते हैं। वो इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्ट फैलेसी कहते हैं। अच्छा। देखिए, फॉल्ट यानी गलती, वो हमेशा अतीत की बात होती है, पास्ट की, वो हो चुका है। राइट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, वो हमेशा प्रेजेंट में होती है, अभी, इस पल में। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो ये आपकी गलती नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस क्रैश के बाद आप अपने मान लीजिए 20 लाख रुपए बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो गलती अतीत में है और जिम्मेदारी वर्तमान में। मतलब हम अपने साथ हुई घटनाओं के लिए भले ही दोषी न हों, लेकिन उन पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं उसके लिए हम हमेशा जिम्मेदार होते हैं। एग्जैक्टली। लेखक यहाँ विलियम जेम्स का एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जेम्स अपनी खराब सेहत और गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। वो लगभग आत्महत्या करने वाले थे। बिल्कुल। तब उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। 1 साल के लिए उन्होंने माना कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी 100% जिम्मेदारी उनकी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। और इस एक छोटे से मेंटल शिफ्ट ने, इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनाने ने उनकी जिंदगी बदल दी। यही हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालता है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। विक्टिम की मानसिकता वाला व्यक्ति कहेगा, बाजार ने मेरा पैसा डुबा दिया। हाँ। जबकि जिम्मेदार व्यक्ति कहेगा, बाजार गिरा, अब मुझे फैसला करना है कि अपने पैसे के साथ क्या करना है। सही कहा। ये छोटा सा बदलाव सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये आपको वापस ड्राइवर की सीट पर ले आता है। तो अगर हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक्शन लेना होगा, कुछ करना होगा। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी दीवार आ जाती है, एक्शन लेने से डर, असफलता का डर। और चैप्टर 7 में लेखक एक और उल्टी लगने वाली बात कहते हैं, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी परवरिश के बिल्कुल खिलाफ जाता है। सही बात है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फेल होना बुरी चीज है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मैनसन कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में किसी मास्टर को देखें, उसकी सफलता हजारों छोटी बड़ी असफलताओं की नींव पर खड़ी है। वो पाब्लो पिकासो का जो किस्सा बताते हैं, वो तो कमाल का है। हाँ, कि वो एक कैफे में नैपकिन पर कुछ बना रहे थे और एक महिला ने उसे खरीदने की इच्छा जताई। पिकासो ने एक बहुत बड़ी कीमत बताई, जिस पर वो महिला हैरान हो गई और बोली, लेकिन इसे बनाने में तो आपको बस कुछ मिनट लगे। और पिकासो का जवाब था, नहीं, इसे बनाने में मुझे 40 साल लगे हैं। वाह, ये बात सीधे दिल पर लगती है। मतलब वो कुछ मिनट का काम उन 40 सालों की मेहनत, अभ्यास और अनगिनत असफलताओं का नतीजा था।
बिल्कुल। और इसी विचार से जुड़ा हुआ है लेखक का डू समथिंग प्रिंसिपल। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। हमारी आम धारणा है कि पहले मोटिवेशन आता है, फिर हम एक्शन लेते हैं। मतलब जब तक काम करने का मन नहीं होगा, हम इंतजार करेंगे। राइट। लेखक इस पूरी धारणा को पलट देते हैं। वो कहते हैं, Action isn't just the effect of motivation, it's also the cause of it. ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब काम करने से प्रेरणा मिलती है, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, और यही इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो एक अंतहीन लूप की बात करते हैं। इंस्पिरेशन से मोटिवेशन, मोटिवेशन से एक्शन और फिर उस एक्शन से वापस इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एक्शन, इंस्पिरेशन। हाँ, ये एक ऊपर की ओर जाने वाला चक्र है। इसी ट्रेडिंग के उदाहरण से समझे, अगर कोई ट्रेडर लगातार घाटा झेल रहा है और हिम्मत हार चुका है, तो वो मोटिवेशन का इंतजार कर रहा होगा, जो आ नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो उसे इस चक्र को कैसे तोड़ना है? कुछ करके। बस उसे एक बहुत छोटा कदम उठाना है। शायद एक बड़ा ट्रेड नहीं, बस मार्केट का 15 मिनट विश्लेषण या सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड। हाँ, या शायद अपनी पिछली गलतियों के बारे में लिखना। कुछ भी, वो छोटा सा लगभग बेकार लगने वाला एक्शन ही उस जड़ता को तोड़ेगा और फिर गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। इसलिए जब भी फंसा हुआ महसूस करें, प्रेरणा का इंतजार न करें, बस कुछ करें। लेकिन कुछ भी करो का सिद्धांत खतरनाक भी हो सकता है ना, खासकर निवेश जैसी चीजों में। क्या बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड ले लेना सही होगा? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। यहाँ लेखक का मतलब लापरवाही से काम करना बिल्कुल नहीं है। कुछ करो का मतलब उस मेंटल ब्लॉक या एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ना है, जहां हम सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। हाँ, एक्शन का मतलब हमेशा बड़ा जोखिम लेना नहीं होता। जैसा हमने कहा, एक्शन का मतलब रिसर्च करना, सीखना, एक छोटी सी शुरुआत करना हो सकता है। मुद्दा गतिहीनता को गति से तोड़ना है। ठीक है, ये समझ में आया। तो एक्शन लेने का मतलब है ये चुनना कि क्या करना है। लेकिन चैप्टर 8 में लेखक कहते हैं कि उतना ही जरूरी है ये चुनना कि क्या नहीं करना है। और ये मुझे आज की दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है, ना कहना। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा ज्यादा के लिए इनकरेज किया जाता है। ज्यादा दोस्त, ज्यादा अवसर, ज्यादा अनुभव। हम फोमो में जीते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सही बात है। लेकिन मैंसन कहते हैं कि अगर आप हर चीज को हाँ कह रहे हैं, तो आप असल में किसी भी चीज के प्रति कमिटेड नहीं है। आपकी पहचान इस बात से बनती है कि आप क्या अस्वीकार करते हैं। ये रिश्तों पर भी लागू होता है। उन्होंने लिखा है कि जिन रिश्तों में लोग एक दूसरे को ना नहीं कह सकते, वो एक तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं। बिल्कुल। स्वस्थ रिश्ते में बाउंड्रीज होती हैं, और ये बात आर्थिक लक्ष्यों पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होती है। जैसे मान लीजिए किसी को 5 करोड़ की संपत्ति बनानी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसे हजारों चीजों को ना कहना होगा। उसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आने वाली 99% टिप्स और शॉर्टकट्स को ना कहना होगा। एग्जैक्टली। उसे दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर होने वाली महंगी पार्टियों को ना कहना होगा। उसे उस लालच को ना कहना होगा जो उसे उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से भटकाता है। तो ना कहना एक तरह से फोकस करने का एक जरिया है। ये हमें फालतू की चीजों से बचाता है। हाँ, ना कहना एक तरह की आजादी है। ये आपको अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के लिए अपनी ऊर्जा बचाने की आजादी देता है। गहराई के बिना सच्ची खुशी संभव नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारियों को चुनना, अपनी असफलताओं को स्वीकारना और अपनी सीमाओं को तय करने के लिए ना कहना, ये सब एक बेहतर जीवन के तरीके हैं। लेकिन किताब का अंत एक ऐसे विषय पर होता है जिससे हम सब भागते हैं, हमारी अपनी मौत। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो हमें झकझोर देता है। लेखक अपने दोस्त जोश की एक दुखद दुर्घटना में हुई मौत का अनुभव साझा करते हैं, जिसने उनके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना है कि हम अपनी छोटी छोटी फालतू समस्याओं से इसलिए चुपके रहते हैं क्योंकि हम इस बड़ी सच्चाई का सामना करने से डरते हैं कि हमारा समय सीमित है। हाँ, और यहाँ लेखक अर्नेस्ट बेकर नाम के एक विचारक का हवाला देते हैं। बेकर का सिद्धांत था कि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी मौत के बारे में जानता है, और ये डर उसे अंदर ही अंदर खोखला करता है। तो इस डर से निपटने के लिए हम अपने इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सही कहा। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहे। हमारा नाम, हमारा काम, हमारी दौलत, हम किसी ना किसी रूप में अमर होना चाहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस डर से लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करना ही हमें सही मायने में आजाद करता है। बिल्कुल। मौत का विचार एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये जीवन की सभी गैर जरूरी चीजों को छानकर अलग कर देता है। जब आपको पता हो कि आपके पास जीने के लिए सीमित दिन है,
तो क्या पड़ोसी की नई गाड़ी या सोशल मीडिया पर मिले कम लाइक सच में कोई मायने रखते हैं? शायद नहीं। तब क्या मायने रखता है? शायद आपके परिवार के साथ बिताया गया समय, आपकी सेहत। और एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना जो आपके प्रियजनों के काम आए, जैसे कि एक मजबूत वित्तीय स्वतंत्रता की लेगेसी। शुरू करते हैं। हम फालतू चीजों की परवाह करना इसलिए बंद कर पाते हैं क्योंकि हमें परवाह करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा और जरूरी मिल जाता है। और शायद यही इस किताब का सार है। तो मार्क मैनसन की इस किताब का ये सफर हमें याद दिलाता है कि एक अच्छी जिंदगी ज्यादा चीजें पाने में नहीं, बल्कि कम लेकिन जरूरी चीजों की परवाह करने में है। ये हमें जिम्मेदारी लेने, असफलता को गले लगाने और अपनी सीमाओं को सम्मान के साथ स्वीकार करने की कला सिखाती है। तो आज की चर्चा समाप्त करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अर्नेस्ट बेकर ने इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स की बात की, वो चीजें जो हम अपने बाद पीछे छोड़ जाना चाहते हैं। अगर आप आज अपने जीवन की कहानी को देखें तो आप कौन सी विरासत या कौन सा इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट पीछे छोड़ रहे हैं और क्या वो वाकई आपके लिए मायने रखता है? इस पर सोचिएगा।